हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग सिंथेसिस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। अभी तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने कई सारे नियम पढ़ चुके हैं। आज उसी सिंथेसिस को, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। हम लोगों ने पढ़ा था या हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस में। पूरा सिंथेसिस का सीरीज़ यही है कि सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उस कड़ी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो समझते हैं इसके बारे में गाइस। ये हमारा रूल 4 से मैं शुरू कर रहा हूँ। रूल 4 कहता है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, अर्थात यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड आर नाउन। जीरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम जीरंड बनाते हैं। जब भी जीरंड की बात होए तो आपके मस्तिष्क में सवाल ये इमेज ज़रूर बननी चाहिए कि अच्छा यहाँ पर वर्ब में आईएनजी की बात हो रही है। तो गाइस, ये भी एक प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार कौन सी वर्ब में आईएनजी लगा करके उसको हमको जीरंड बनाना है। तो हम जानते हैं जितने सेंटेंस होती हैं उतनी ही वर्ब होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दो सेंटेंस अगर बनेंगे, दो सेंटेंस अगर हैं तो दोनों सेंटेंस में डेफिनेटली एक एक वर्ब तो अवश्य होती है। तो जो मेन वर्ब होती है उसको हम लोग मेन वर्ब में बने रहने देते हैं, लेकिन जो एक और उसकी एक प्रकार की वर्ब होती है जिसको जीरंड में परिवर्तित कर देने से सेंटेंस के भाव में ज़्यादा परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग जीरंड में चेंज कर देते हैं। तो गाइस, जीरंड में कैसे चेंज करते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरंड में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। बहुत आसान तरीका इसको बहुत आसान इसको समझना, जीरंड में आईएनजी लगाना। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, सेपरेट और कंबाइंड की बात मैंने कर ही ली थी कि जो सेंटेंस क्वेश्चन दिए होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कहते हैं, और जब उसको आंसर अर्थात कंबाइंड करना होता है तो उसको हम लोग कंबाइंड बोलते हैं। ठीक रहेगा ना? तो सेपरेट में लिखा हुआ है रीना बाउट अ पेंसिल, शी गेव 10 रुपीज़ फॉर इट। क्या? रीना बाउट अ पेंसिल, रीना ने एक पेंसिल खरीदा। शी गेव 10 रुपीज़ फॉर इट, और इसके लिए उसने 10 रुपीज़ दिए। अब देखो गाइस, ध्यान से समझिएगा, हमको करना क्या है? हमको जीरंड का प्रयोग करके बनाना है। लेकिन आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जीरंड या नाउन का प्रयोग करके हमने क्या पढ़ा अभी? ध्यान दीजिएगा, जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको बनाना है। अब चलिए, प्रीपोजिशन जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। जीरंड आप लोगों को मैंने बताया ना कि हाँ, यस, वेरी गुड। और उसी प्रकार इन्फिनेटिव, जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जो नाउन या नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उसकी पोजीशन को बताते हैं, उसकी स्थिति को बताते हैं। तो रीना बाउट अ पेन, रीना ने एक पेंसिल खरीदा, और शी गेव 10 रुपीज़ फॉर इट, और उसके लिए उसने 10 रुपीज़ दिए। तो यहाँ पर देखो फॉर एक शब्द आ रहा है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हम लोग दोनों जोड़ते हैं, कैसे बन जाएगा? रीना ने एक पेंसिल खरीदा और उसने 10 रुपीज़ दिए, जोड़ेंगे दोनों को तो जाएगा रीना ने 10 रुपये में एक पेंसिल खरीदा। एग्जैक्ट, यस, रीना ने 10 रुपये में एक पेंसिल खरीदा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। कैसे? रीना बाउट अ पेंसिल फॉर 10 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ के पहले हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, ठीक है ना? तो क्या जाना? नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। 10 रुपीज़ क्या है? नाउन हो गया हमारा, और हमने उसको उसके पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना दिया। रीना बाउट अ पेंसिल, शी गिव 10 रुपीज़ फॉर इट। सेंटेंस दोनों को मिलाएंगे तो कंबाइन करने पर सिंपल सेंटेंस एक ही सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सिंथेसिस करने पर रीना बाउट अ पेंसिल फॉर 10 रुपीज़। क्लियरली? यस, इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है, और इसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। ठीक है ना गाइस? समझते रहिएगा। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल सेपरेट में कहता है आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया। आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ अ पेपर, और मैंने उसको पेपर भी सप्लाई किया।
अब देखो कैसे दोनों को जोड़ेंगे। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको पेन दिया। आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर, और मैंने उसको पेपर के साथ सप्लाई किया। दोनों जोड़ दीजिए, मैंने उसको पेन भी दिया और पेपर भी सप्लाई किया। तो बिसाइड्स गिविंग ही अ पेन, पेन देने के अलावा, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, और बिसाइड्स क्या है, प्रकार का प्रीपोजिशन है, स्थिति को बता रहा है। बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन, एक पे देखो बेटा, एक और बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं। अभी तक पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन लगाया था। हेडिंग क्या है, जीरंड या नाउन से पूर्व। तो नाउन से पूर्व प्रयोग करके हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। ठीक है ना गाइस, ये नाउन था, नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। दूसरा ये मैंने क्या बोला था, आईएनजी लगा देना, वर्ब में आईएनजी लगाना। तो गिविंग में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है ना, और उसके पूर्व प्रीपोजिशन लगा दिया हमने। तो प्रीपोजिशन से पूर्व, जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर। बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर। समझते रहिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला एग्जांपल सी नंबर में देखिए। सी नंबर एग्जांपल से अधिक समझ में आता है, हमको रूल याद रहे न रहे, हमको एग्जांपल से कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं एग्जांपल पर अधिक जोर दे रहा हूँ नियम के स्थान पर। नियम तो बनाए जाते हैं किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सेपरेट में देखिएगा, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। आई कुड नॉट पास BA, मैं BA नहीं पास कर सका। अब देखो गाइस, यहाँ पर नेगेटिविटी आ रहा है, मैंने मेहनत तो बहुत किया लेकिन मैं पास नहीं हो सका। तो एक प्रीपोजिशन होता है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट पास BA, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद आई कुड नॉट पास BA, मैं BA नहीं पास कर सका। तो यहाँ पर आपको पहले भाव को समझना है, भाव को समझने के बाद दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके उसको हिंदी में अर्थ निकालना है और फिर उसी को ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। उसी प्रकार अगला देखिएगा, सेपरेट में लिखा है, हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और शी हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। और ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। तो हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ही हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। अब देखो गाइस, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कैसे, पहले हिंदी में अर्थ निकालिए। हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। और ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए। कैसे, अपनी पत्नी के मृत्यु को समाचार सुनकर वो बेहोश हो गया। इज दैट क्लियर? देखने में बहुत डेंजरस लग रहा होगा ना, कैसे इसको तीनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको हिंदी में अर्थ निकालना आता है और उसको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ठीक ढंग से आता है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। यहीं पर डी में भी दिया हुआ है, 3 सेंटेंस ज़रूर दिए हैं, लेकिन तीनों का अर्थ निकाल करके हिंदी में एक बना लो, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। हिज वाइफ डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए। ऑन हियरिंग, यहाँ पर देखो बेटा, ऑन हियरिंग क्या है, प्रीपोजिशन है। वेरी गुड। ऑन हियरिंग द नॉइज ऑफ हिज वाइफ डेड, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ डेड, अपनी पत्नी के मृत्यु का समाचार सुनकर ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ डेथ, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, सेपरेट में लिखा हुआ है, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। और आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। अब देखो गाइस, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी हेल्प की, लेकिन क्या, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया होता इसका मतलब होगा।
यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। अब दोनों को जोड़ दीजिए। बिना तुम्हारे, बिना आपके मदद के मैं फेल हो गया होता। यही मिलेगा ना सिंपल सेंटेंस एक जोड़ने पर, हिंदी में अर्थ निकालने पर। बिना आपकी मदद के मैं फेल हो गया होता। और बिना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विथआउट। अब विथआउट क्या है? प्रीपोजिशन है। योर हेल्प हमारा एक प्रकार से नाउन या प्रोनाउन है। चलो गाइस, तो इसको समझिएगा। यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। बिना तुम्हारी मदद के मैं फेल हो गया होता। आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे जीरंड या नाउन से पूर्व हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कैसे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्या? नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आप अगर पिछली वीडियोस या प्रीवियस क्लासेस मेरी अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जनरल इंग्लिश ग्रामर, उसमें से आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके वहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अन्य वीडियोस भी हैं। और साथ में मैंने गाइस वहाँ पर क्लास 9, 10, 11 और 12 की भी NCERT बेस्ड प्रोस, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ डाल रखी हैं। और उसमें पूरा A to Z ग्रामर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।